बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत से मामलात हैं, बहुत से बयानिए हैं। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए कोयटा से जब टीमें लाहौर पहुंची तो मालूम हुआ कि कोयटा हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया उस हुक्म को कि जिसमें इमरान खान साहब के वारंट जारी हुए थे, इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता था। लेकिन अहम बयानिया जो है वो इमरान खान साहब की वो बात है कि जो गुज़िश्ता रोज़ इंटरव्यू में उन्होंने बीबीसी को कही। उन्होंने कहा कि हमें अवाम की हिमायत हासिल है, हमें एस्टेब्लिशमेंट की बेसाखियों की जरूरत नहीं। अचानक खान साहब को यह ख्याल क्यों आया? इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि नए आर्मी चीफ की तैनाती से लगा यह था, महसूस यूं हुआ था कि शायद मामलात हमारे कुछ बेहतर होंगे, लेकिन मजीद सख्तियां आई। उसके बाद ही उन्होंने कहा कि बैसाखियों की जरूरत नहीं। लेकिन कुछ दिन पहले तक खान साहब जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को पुकार रहे थे, कह रहे थे कि आर्मी चीफ से मिलना चाहता हूं, लेकिन वो बात नहीं करना चाहते। आखिर खान साहब के रवैये में तब्दीली क्यों आई है? क्या यह मायूसी है या एस्टेब्लिशमेंट ने वाकई उनको लाडलेपन का जो स्टेटस लोग तस्वुर करते थे, एक बयानिया बनाते थे कि लाडलापन है और खान साहब को हर जगह से लाडले जैसा जो है वो बिहेवियर मिलता है, क्या वो तब्दील हो रहा है? हमारे साथ मौजूद है आमिर इलियास राना साहब, बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, इस्लामाबाद के बाखबर तरीन सहाफ़ी हैं। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है कराची से नज़ीर लगारी साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सियासत के माजी को मुस्तकबिल के साथ और ख़ास तौर पर हाल के साथ पढ़ने में, देखने में, सुनाने में नज़ीर लगारी साहब का कोई सानी नहीं। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। लगारी साहब आप ही से शुरू करूंगा। खान साहब का ये बयान जो उन्होंने बीबीसी को एक इंटरव्यू के अंदर दिया, कितना आपको लगता है कि ये हकीकी है कि खान साहब वाकई अब अवामी हिमायत के ऊपर यकीन करने लगे? उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत नहीं क्योंकि मुझे अब किसी बैसाखी की जरूरत नहीं। तो अचानक रवैये में तब्दीली किस वजह से आई है लगारी साहब? फिर तो इनकलाब आ रहा है ना, फिर तो अब सूरत हाल बिल्कुल बदल चुकी है। अब इमरान खान जो है मुल्क के अंदर इनकलाब ला रहे हैं। वो इनकलाब कौन सा है वो खुद ही तय करेंगे कि वो इनकलाब जो है वो उनकी कौन सी शराइत पूरी करता है। फिर तो उन्हें इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत नहीं है, उन्हें किसी की भी ज़रूरत नहीं है। वो अकेले जो हैं वो सब कुछ कर सकते हैं, बाजी उलट सकते हैं। उनको सियासतदानों की भी ज़रूरत नहीं है और सियासतदानों के साथ वो डायलॉग पर भी यकीन रखते हैं। पाकिस्तान की इंटेलिजेंसिया के साथ बात करना नहीं चाहते हैं। पाकिस्तान के किसी भी जो सेगमेंट है, रीजनेबल सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, किसी के साथ बात करने को तैयार नहीं है। और वो जो है अपनी शाही सवारी पर सवार होकर पूरे मुल्क के अंदर इनकलाब बर्पा करना देखते हैं कि वो कैसे इनकलाब लाते हैं। एक तो ये बड़ी दिलचस्प बात है। दूसरी बात यह है कि ये तासुर अब भी मौजूद है कि लाडला अब भी लाडला है और उनके लाड प्यार को उनको स्पेयर किया जा रहा है और उन पर यह तासुर ज़्यादा इस्टेब्लिश किया जा रहा है। शुरू से ये 10-12 महीने से जो कुछ हो रहा है उसमें यह इस्टेब्लिश किया जा रहा है भाई ये तो इसको कोई हाथ नहीं लगा सकता है, इस पर तो कोई बात ही नहीं कर सकता है, इनके साथ कुछ भी नहीं हो सकता है। और ये भाई इनसे डरते हैं, ये भाई कोई चीज़ और है, ये तो और ही चीज़ है। ये एक तासुर बनाया जा रहा है और एक एक दिन में इनकी 20-20 जमानतें भी हो जाती हैं। एक एक दिन के उनको 8 बार मौके दिए जाते हैं, वो फिर भी ना पेश हों तो कोई बात नहीं है। तो इतना लाड़ पार तो किसी ने नहीं आज तक देखा है पाकिस्तान की सियासत में, ना तो कैद आजम के साथियों ने देखा, ना फिर पाकिस्तान के बाद के सियासतदानों ने देखा। पूरे पाकिस्तान की तारीख में ये अनोखा लाडला है और चांद मांगता है खेलने के लिए, खेलने के चांद मिल जाता है इनको। तो ये इस पर खेल रहे हैं और खेलते रहें, इसलिए कि पाकिस्तान के मुक्तदरा के अहम इदारे और अहम अनासर उनकी पीठ पर खड़े हुए हैं और उसके अलावा इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी हुई है। वो जो चाहे कर सकते हैं, उनको कौन रोकने वाला है? भाई पाकिस्तान के अवाम, बेचारे गरीब अवाम जिनका कोई नहीं है, वो इन्हीं के पीछे लगेंगे और कहेंगे जनाब तू ही हमारा मल जाओ मावा है, तू ही हमारे लिए सब कुछ है, भाई तुम करो जो हमारे लिए करो। तो मेरे ख्याल में ये सूरत हाल पैदा कर दी गई है और पाकिस्तान के इदारों ने, अच्छा इदारों का मतलब ये ना लिया जाए कि सिर्फ एक फौज ही कोई इदारा होता है, बहुत से इदारे होते हैं पाकिस्तान के अंदर, वो इनकी खिदमत के लिए हाजिर है हर वक्त। राना साहब, लगारी साहब के मैंने ट्वीट भी देखे, लगारी साहब ने हमेशा ऐसे ही यही बात की है, बल्कि मैंने जब भी लगारी साहब को फॉलो किया, उनके ट्वीट देखे या किसी टीवी चैनल के ऊपर उनको सुना, उन्होंने हमेशा कहा कि ये सिस्टम अब तक इमरान खान साहब को लाडले की तरह ही बर्ताव करके सपोर्ट कर रहा है। आपको लगता है कि खान साहब अब भी लाडले हैं कि हालांकि वो खुलेआम कह रहे हैं कि हमें लगता था कि नए आर्मी चीफ के बाद हमें सहूलियात मिलेंगी, सख्तियां कम होंगी, लेकिन हालात हमारे मजीद खराब हुए हैं। साथ साथ उन्होंने मायूसी का इजहार भी किया है कि हमें जो है वो मायूसी सी महसूस होती है कि बैसाखी की अब जरूरत नहीं एस्टेब्लिशमेंट की, हालांकि बैसाखी वो 2018 के अंदर जीते थे। देखें 2018 में नवाज शरीफ पॉपुलर लीडर थे और इमरान खान को पॉपुलर बनाया गया था। इसके बावजूद
जब नवाज शरीफ ने गिरफ्तारी भी दे दी और 1 साल उनकी हुकूमत के बगैर चली और बहुत अच्छे नताइज दे दिए थे, तो वो मसला बन गया। फिर RTS को बिठाना पड़ गया था और उस वक्त ये तय किया गया कि जो पोलिंग एजेंट, आप ध्यान में रखें कि पोलिंग एजेंट होता है वो बुनियादी तौर पे समझे कि इलेक्शन खुद लड़ रहा होता है, चूंकि वो नुमाइंदा होता है अपने उम्मीदवार का। बिल्कुल। उन सबको एक प्लानिंग के तहत कहा गया कि वो मोबाइल ले जाने की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि फोटो बनने से। और RTS का जिनको उन्होंने पता था कि हमने क्या करना है, तो वो कार्रवाई 2018 में इस तरह बना के दिलवा दी गई। इमरान खान साहब की पहली और आखिरी ख्वाहिश है इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला दुरुस्त हो जाए, और बहादुर खासा फिर उनका ये है कि जी ठीक है, हमें किसी बैसाखी की जरूरत नहीं। बिल्कुल वो पॉपुलर हैं, उन्हें बैसाखी की जरूरत होनी भी नहीं चाहिए। ठीक हो गया। उन्हें क्यों किसी भी सियासतदान को नहीं होनी चाहिए। तब जब आप सबको आपस में इकट्ठा बिठा लें और सब सियासतदान एक दूसरे से बात करें। इन्होंने जिस पे इल्जाम लगाया उन सब के साथ बैठ गए। अब जरदारी साहब और नवाज शरीफ रह गए, तो आप नहीं बैठ रहे और आप गेट नंबर 4 की तरफ बार बार देखना चाहते हैं। कभी कहते हैं कि वो मुझे अपना दुश्मन समझते हैं, नए आदमी चीज, कभी कहते हैं हमें जरूरत नहीं। वो बेचैनी है और उनको पता है कि 2018 में उन्हें कैसे जिताया गया था। उनसे ज्यादा तो कोई नहीं जानता। अलीम खान जानते हैं, जहांगीर तरीन जानते हैं, जो लोग शाह महमूद कुरैशी हैं। असद उमर को मैं नंबर दूंगा कि वो बहुत एंड पे जानने लगे थे, बिल्कुल इलेक्शन के पास, वरना वो तो जोर दे रहे थे कि टिकटें थे जो, और उसको टिकट इसलिए नहीं दी जा रहे थे कि लोगों को पकड़ पकड़ के हाँक के लाया जा रहा था, किसी को नैब की प्रेस रिलीज पे, किसी को ऑडियो पे, किसी पे वीडियो पे, और उम्मीदवारों की पार्टियां बदलवाई गई, टिकट आजाद लड़ लो। तो वो चीजें थी और वो सारा कुछ हुआ। तो आज इमरान खान साहब को समझ है इस बात की कि मुझे कैसे इक़्तिदार में लाया गया था, इसलिए वो जहां पब्लिक पॉपुलर है वहां उन्हें पता है कि पब्लिक पॉपुलर लीडर के साथ फिर क्या हुआ था। बिल्कुल। आज जब उनसे सवालात होते हैं तो कभी वो एक दिन कहते हैं कि मुझे एस्टैब्लिशमेंट की जरूरत है, दूसरे दिन नहीं है, एक दिन वो कहते हैं कि मैं तमाम सियासी कुव्वतों के साथ बैठने को तैयार हूँ। और हम किसी और प्रोग्राम में नज़ीर लगारी साहब के साथ बैठा हुआ था मैं, तो वहाँ ये बात हुई उसी दिन। तो मैंने तो कहा कि शायद सुबह या रात को किसी वक्त बदलेंगे, तो लगारी साहब ने कहा इनका पता नहीं है, हमारे उठने से पहले वो अपना प्रोग्राम वापस ले चुके हुए। लेकिन तो राना साहब, आपको क्या लगता है कि ये सियासी हिकमत अमली होती है, ये ज़हनी खलजान का नतीजा है? आखिर इमरान खान साहब के साथ प्रॉब्लम क्या है? वो इतनी तेजी से बयानियात क्यों बदलते हैं? क्या जो उनको फीडबैक दिया जाता है वो फौरी तौर पर उसके ऊपर रद्दअमल देते हैं? अगर आप इसका तजिया करें कि खान साहब इतनी तेजी से तब्दील क्यों होते हैं, उसका सबब आपको क्या लगता है? क्योंकि 2 दिन पहले उन्होंने कहा था कि आर्मी चीफ साहब समेत हर बंदे के साथ बैठने के लिए तैयार हूं, हमसे बात नहीं करते। कल उन्होंने BBC के साथ इंटरव्यू के अंदर ये बात की। तो इतनी तेजी से क्यों बदलते हैं? वो आपने तो लफ्ज बड़ा सख्त बोला है। मैं उसको शाह महमूद कुरैशी ने जो कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की और निकल के कहा कि हम एक नई ज़हनी कैफियत के साथ आए। जो ज़हनी कैफियत है वही इस पार्टी की पूरी ओरिजिनल हिस्ट्री है। वो ज़हनी कैफियत होती है तो ये ऑर्डर करते हैं कि हम हर एक के साथ बैठने के लिए तैयार हैं। वो ज़हनी कैफियत होती है तो वो कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर तुम रिजाइन करो। फवाद चौधरी कहते हैं कि इनको और कमीशन वालों को और घर वालों को भी नहीं छोड़ेंगे। फिर वो माफीनामा लेके शाह महमूद कुरैशी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास पहुंच जाते हैं कि अब अगर कोई इलेक्शन दे सकता है तो उनका ख्याल है कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। एतराफ नहीं करते, लेकिन जामपुर का इलेक्शन तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दिया ना, वरना पंजाब की निगरान हुकूमत ने कहा था कि ना कराए, वो हो गए। क्या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हैदराबाद और कराची में इलेक्शन चाहती थी, बल्दियाती इलेक्शन, वो कराए। अब ज़हनी कैफियत किस वक्त क्या हो कि फायद ईसा के खिलाफ केस चला जाए, सदर मुमलिकत आंखें बंद करके उस पर ठप्पा लगाएं, और जब हुकूमत ना रहे तो कहेगा फायद ईसा के खिलाफ मैंने केस रेफरेंस भेजा, मेरी गलती थी, मुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन आज तक उस ज़हनी कैफियत में सदर साहब फंस गए हैं। उन्होंने भेजा एक ज़हनी कैफियत वो थी जिसका आर्मी चीफ की तरफ से मंसूब हुआ बयान कि मुझसे सदर मुमलिकत ने कहा था कि इमरान खान आपसे मिलना चाहते हैं, तो मैंने कहा हम सियासत में नहीं हैं, आप शहबाज शरीफ से मिले। अब उस ज़हनी कैफियत में सदर साहब का मैं इंतजार कर रहा हूँ कि वो किस दिन ये कहेंगे कि ये काम मैंने नहीं किया था, या मेरे चेयरमैन ने कहा था, या मैंने अपने तौर पर कह दिया था। क्योंकि जिम्मेदारी अब सदर साहब पे बहरहाल आयद होती है कि वो किसका पैगाम देते हैं, क्यों देते हैं। अगर वो पैगाम देने वाला ही नहीं कह रहा तो वो किस हैसियत में था, तो ये है ज़हनी कैफियत। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं लगारी साहब की तरफ भी आऊंगा, राना साहब मैं दोबारा भी आपकी तरफ आता हूँ। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे।
तो जनरल फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से बार बार कहा जा रहा है, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए, इसके अलावा भी मुख्तलिफ बयान आए। नैब ने आज रेफरेंस उनका वापस कर दिया है, गो कि रेफरेंस की कोई कानूनी हैसियत इसलिए भी नहीं बनती थी कि वो किसी नामालूम शख्स ने लिखा था, जहां तक अंसार अब्बासी साहब की खबर का ताल्लुक है। आखिर मामला है कि ब्रेक के बाद बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीन। लगारी साहब, मैं आप ही की तरफ आऊंगा। 2-3 चीजें हैं, पहले आ जाते हैं जनरल फैज हमीद साहब के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से। तो क्या ये कार्रवाई मुमकिन है? खुद मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये चाहेगी कि उनके अभी बिल्कुल हाल ही में फारिग किए हुए जनरल के खिलाफ कार्रवाई की जाए? क्या ऐसा मुमकिन हो सकेगा, या ये प्रेशर देने का एक टैक्टिक है सियासी जमातों की तरफ से अस्करी एस्टेब्लिशमेंट को और दीगर इदारों को? बात यह है कि ये जो मुतालबात हो रहे हैं, ये मुतालबात आज के नहीं हैं और ये हालात भी आज के नहीं हैं। पाकिस्तान की सियासत को मैनिपुलेट किया जाता रहा है। पाकिस्तान के सियासतदान दूसरे और तीसरे दर्जे के सियासतदान बना कर रखे गए हैं जब से पाकिस्तान बना है। कायद आज़म को रफ़्का को भी स्पेस नहीं मिला था। कायद आज़म जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया उन लोगों को स्पेस नहीं दिया गया था। आप अगर कहें तो मैं लीडरशिप बताता हूँ। कायद आज़म की एम्बुलेंस आ रही थी मसूर एयर बेस से गवर्नर जनरल हाउस की तरफ, उनकी एम्बुलेंस खराब हो गई और वो उनकी बहन धक्के लगा रही थी और बराबर से असगर खान, एयर मार्शल असगर खान साहब गुजरे थे और वो बताते हैं कि मैं आगे बढ़कर, मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा जनाब आप आगे कैसे चले गए थे जब आपको पता था कि कायद आज़म की एम्बुलेंस है, खराब है, उसको आपने क्यों जाकर नहीं? उन्होंने कहा मुझे इशारे से कहा गया था मोहतरमा फातिमा जिलानी ने आप आगे चले जाएं, यहाँ ना रुकें, तो मैं चला गया था। ये कैसे हो सकता है कि उनको रिसीव करने के लिए कोई मौजूद नहीं था? कोई सरकारी और गैर सरकारी लोग मौजूद नहीं थे। कायद आज़म का जहाज आ रहा है कोयटा से, ज़ियारत से कोयटा किन हालात में पहुंचे? रोड तो अब भी अच्छा है, मैंने देखा हुआ है, वो रोड तो उस काबिल भी नहीं था कि उस पर सफर किया जाता। उस पर गए, कोयटा से आप जहाज पर उनको उठाकर ले आए, यहाँ पर जो है यहाँ रिसीव करने के लिए कोई भी नहीं था। एक एम्बुलेंस थी वो भी खराब थी। यानी ये कायद आज़म के साथ हुआ। फिर लियाकत अली खान को गोली मार दी गई। फिर वो जो है सरदार अब्दुल्ला निश्तर वो ये कहते रहे और जहांगीर पार्क के जलसे में कहा कि मंजिल उन्हें मिली जो शरीक सफर न थे। तो आज भी मंजिल उन्हीं के पास है जो शरीक सफर नहीं थे। सियासतदानों को रुसवा किया गया, 2 नंबर के सियासतदान लाए गए जो सियासतदान नहीं थे, जो कायद आज़म के रफ़्का थे, जो बाद में इमर्ज होकर आए, उनको स्पेस नहीं मिला। ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर कोई होना है इस तरह की, इसकी जवाबदेही होनी है तो बहुत पहले से होनी चाहिए। जब से ये मामला शुरू हुआ है पाकिस्तान में सियासत का स्पेस कम से कम तर किया जाता रहा। यानी हर जगह पर जस्टिस मुनीर की और अयूब खान की जो है वो जो चोली दामन का साथ तो आज भी चल रहा है। आज भी जस्टिस मुनीर और जनरल अयूब खान एक दूसरे के साथ हैं, खामोश हैं और एक दूसरे की बात सुन रहे हैं, वो किसी की बात नहीं सुन रहे हैं। यहाँ भी सूरत हाल है। अब इसको समझा जाए कि जनाब पाकिस्तान में जो इदारे हैं वो बालातर हैं, वो किसी चीज इदारे भी नहीं, सर्विसेज वो बालातर हैं। और जो पाकिस्तान के अवाम है, पाकिस्तान के अवाम का मुंतखब इदारा, कभी उसकी तौकीर नहीं की गई, कभी उसकी इज्जत नहीं की गई, जिसका दिल चाहा तोड़ दिया। आइन जो है, आइन के साथ मजाक और खिलवाड़ हो रहा है। अब जो कुछ हो रहा है, जो शहजादे की परवरिश हो रही है वो इसलिए हो रही है कि वो आइन का खात्मा कर सके, इस आइन को तोड़ सके या आइन को एब्रोगेट कर सके, या आइन को जो किया है उस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है और इनके ऊपर कुछ भी नहीं होता है। या आइन के साथ खिलवाड़ करें और इनको तहफ़्फ़ुज़ मिलता है और तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दस मकामात से मिलता है। तक़द्दुस जो मनासिब और मनसब पर बैठे लोग हैं वो इनके मतलब उन जगहों से मिलता है कि जहां हमारे पर जलते हैं। बात करते हुए नज़ीर हैदर शब्बीर शरीफ शहीद की वजह से कि वो उनके साथ ताल्लुक था, उन्होंने कोई गपशप रखी, ताल्लुक रखा था फैमिली के साथ, तो वो पाकिस्तान से ऊपर हो गया, आइन से ऊपर हो गया और उनको ले गए और वो दरारें बनती चली गई। फिर वो एक्सटेंशन की बात, हम तो बड़े अरसे से कह रहे थे कि राइट सिर्फ आखिरी दिन तक एक्सटेंशन मांगते रहे, प्रेशर डालते रहे, चाहे वो पनामा कुछ कर लें आप। उस वक्त तो वो दूसरी बाद में आया, आप डॉन लीक्स सब चीजें लाई गई, कराई गई, रिजेक्टेड हुआ, सब कुछ हुआ, वो जनरल बाजवा आ गए। यहाँ पे इश्यूज ये हैं कि जब आपकी मर्जी नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो अब क्या हो सकता है? आज ये है कि खान कहते हैं मैं जमहूर का हूँ निशान और मुझे लोगों पे ट्रस्ट है, तो उन्हें लोगों की सियासी जमातों के साथ जाना चाहिए बात करने के लिए। वो वहीं पे बात करना चाहते हैं जहां से वो मैं कहूँगा धुतकारे गए हैं, निकाले गए हैं और वो फिर उनके ऊपर दुश्मनांतराजी की है पूरी पार्टी ने। बिल्कुल आप देख लें कोर कमांडर जनरल सरफराज शहीद हुए हैं तो उनके बारे में क्या क्या नहीं कहा गया और आज भी उन्हीं के लोग धमका भी रहे हैं। तो जब तक सियासतदान सारे बैसियत मजमूई कोई फैसला नहीं कर लेंगे
कि हमें क्या करना है, किस तरीके से करना है। हम यही उलट पुलट के देखते रहेंगे। राणा साहब ये आपका तजिया तो हो सकता है ना कि सियासतदानों को ये सब कुछ करना चाहिए। आपको लगता है कि सियासतदान इतनी मैच्योरिटी का इजहार करेंगे? यानी कि ख्वाहिश तो आपकी ये है कि सियासतदान बैठे, ख्वाहिश तो इसहाक डार साहब की भी है कि मिसाके जमहूरियत हो जाए, मिसाके मईशत हो जाए, और मिसाके मईशत की इससे पहले भी कई दफा बात हुई है, लेकिन हकीकी तौर पर, जमीनी तौर पर, तज्जियाती तौर पर आपको लगता है कि ऐसा मुमकिन हो पाएगा? देखें, वो तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि आपको चलाना तो तभी है। दूसरी सूरत है कि फिर आप मिलिट्री के साथ बैठ जाएं, सारे अदलिया को भी बिठा लें और एक नया फ्रेमवर्क अपना बना लें कि हमें इस मुल्क को कैसे चलाना है, हमें झूठ सच क्या बोलना है, रिकंसिलिएशन कैसे करनी है। आप आए, सारे बोले कि हमने क्या क्या करना, हमें अंजाम दिए, और आगे चलने के लिए फिर अपने जितने बिजनेसमैन हैं जो ब्लैक मनी रखते हैं, कुछ भी रखते हैं, आखिर मिनिस्ट्रियां तो दी जाती रही हैं, बिल्कुल, तो वो दें और आने का रास्ता बनाएं। अब आप पूछ रहे हैं कि इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं या नहीं। देखिए, आईन, कानून, निसाब, किताब सब कहता है कि इलेक्शन 90 दिन में हो और डिले हो तो 254 के तहत हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक। लेकिन इन सब के बावजूद अगर मैं इलेक्शन कमीशन की आज तक की एक्सरसाइज देखूं तो ये जो एक्सरसाइज वो अब कर रहे हैं कि डिफेंस मिनिस्ट्री से, डीजीएमओ से, असरार इदारों से, और वो सेक्रेटरी दाखिला से, सेक्रेटरी फाइनेंस से वो कल भी मीटिंग की, ये पहले भी वो डेट देने से पहले अपनी तैयारियां इलेक्शन कमीशन ने शो की थी कि हमें बिल्कुल कोई मसला नहीं है। लेकिन मसला वहां पे आएगा जब सिपाही आपके पास नहीं होंगे, आपके पास पैसे नहीं होंगे, जो कि इस वक्त यहाँ गवर्नमेंट को अपनी अदायगियों का मसला बना पड़ा है। पूरे पाकिस्तान में फंसे हुए हैं, वहां पे इलेक्शन चाहिए, वहां मरदमशुमारी शुरू हो चुकी है, जहां 81,000 सिपाही चले गए हैं, 2.5 लाख से ऊपर पंजाब में लोग चाहिए लॉ एंड ऑर्डर के लिए, 76,000 के करीब केपी में चाहिए। वो इलेक्शन कमीशन अपनी एक्सरसाइज, आईनी जो जिम्मेदारियां, ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन का काम ही इलेक्शन कराना, बिल्कुल, लेकिन मुझे हकायक में 30 अप्रैल पे इलेक्शन नजर नहीं आ रहे। अलबत्ता वो जो सवाल आप पहले कर रहे थे कि हाँ, कोई मिला जुला के इस इलेक्शन को आगे ले जाके और आम इंतखाबात एक दिन कराने पे कोई रास्ता निकलेगा जरूर। मुझे 30 अप्रैल को तो ये 2 सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन होते हुए, क्योंकि एक की तो डेट आ गई है, वो तो पंजाब के लिए ही है 30 अप्रैल, केपी की तो अभी वो आएंगे अगले हफ्ते गवर्नर साहब, और फिर तारीख आएगी, लंबा काम चलता है, इससे तो नजर नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया आमिर इलियास। राणा साहब हमारे साथ मौजूद थे, नज़ीर लगारी साहब मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद चलेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब, वफाकी वजीर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग से ताल्लुक है। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खुर्रम साहब, ये फरमाइएगा, इमरान खान साहब जनरल बाजवा के पीछे हैं, आप लोग ख्वाजा आसिफ साहब को हम रात से सुन रहे हैं कि वो जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ तादीबी कार्रवाई चाहते हैं, तो हम इस बहस को छोड़कर आगे बढ़ेंगे या तादीबी कार्रवाई के बगैर आगे जाना आपको लगता है कि मुश्किल है अहले सियासत के लिए? देखिए, मुल्क ने आगे तो जाना है, लेकिन जब तक हम सब ने सही सबक ना सीख सके हम कि वो लोग जिन्होंने आइन के साथ और पाकिस्तान की हाकमियत के साथ, सियासत के साथ खिलवाड़ किया, जो तमाम एक सियासी अमल है सियासी जमातों के बनने का, एक को तोड़ के दूसरे साथ लगाने का, तो उसमें अगर इदारे मुलव्वस हो जाएं, और सिर्फ एक इदारा नहीं है, और भी इदारे हैं जो उसमें शामिल हुए हैं, तो उससे फिर जो है पाकिस्तान की जो सियासत में आज हमें एक गैर यकीनी और आवाम के अंदर भी एक इज़्तिराब पाया जाता है कि मुल्क ने कैसे आगे जाना है। तो बहरहाल जो आगे बढ़ने का अमल है उसको तादीबी कार्रवाई से मशरूत नहीं किया जा सकता, लेकिन दोनों का साथ साथ चलना बेहद ज़रूरी है। लेकिन खुर्रम साहब, ऐसा तो नहीं होता कि हम इन कार्रवाइयों के नाम पर स्टक हो जाते हैं किसी जगह पर, और रियासत की जो तरजीहात हैं यहाँ पर अहले सियासत अब तक डिसाइड नहीं कर सके कि इलेक्शन कब होंगे। इमरान खान साहब बैठना नहीं चाहते, सियासतदानों के साथ नहीं बैठना चाहते, कभी वो कहते हैं कि आर्मी चीफ जो है वो मैं उनके साथ बैठना चाहता हूँ। कल उन्होंने बीबीसी के इंटरव्यू में फरमाया कि मुझे किसी बैसाखी की ज़रूरत नहीं। परसों वो कह रहे थे कि जी, गुज़िश्ता परसों वो कह रहे थे कि जी मैं जो है वो बैठना चाहता हूँ, आर्मी के साथ बात करना चाहता हूँ। कल उन्हें एस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत नहीं रही। तो अहले सियासत अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए। मैं इसलिए अहले सियासत कह रहा हूँ कि जाहिर है कि उसमें कहीं ना कहीं आपकी तरफ से दावत का भी इशू होगा कि आप लोग आज तक तय नहीं कर पाए कि खान साहब के साथ मुज़ाकरात करने हैं नहीं करने, और उसके साथ साथ इलेक्शन अब जो है वो सर के ऊपर आ गए। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ चीज़ों के ऊपर, ख़ास तौर पर मईशत जैसे मामलात के ऊपर साथ बैठ जाया जाए, इलेक्शन जैसे मामलात के ऊपर बैठ के आगे मुल्क को कैसे चलना है उस तरफ हम चलें? आपके नाजरीन को याद कराना ज़रूरी है कि तहरीक-ए-इंसाफ मुकम्मल तौर पर पार्लियामान से बाहर नहीं है। वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान में पूरी तरह अपनी पूरी तादाद के साथ मौजूद हैं, एक भी शख्स ने इस्तीफ़ा नहीं दिया।
तो जितनी दफ़ा भी सेनेट का इजलास होता है, एक मौका होता है कि अगर वो संजीदा हैं मुज़ाकरात के बारे में, तो 2 फुट दूर हुकूमत के अरकान और वज़रा बैठे होते हैं, अगर वो आकर संजीदगी से ये अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर करें। हमारी तरफ से दरवाज़ा हमेशा खुला है कि हमें अगर आइन का जो अमल है उसको आगे लेकर जाना है, 2018 के इंतखाबात से सबक सीखते हुए, क्योंकि उनसे पहले 2017 से जो सियासी इंजीनियरिंग शुरू हो गई थी नवाज शरीफ की जो नामुनसिफाना और नाहक नाहली की वजह से, वो जो पूरा प्रोसेस है जिसने पार्टियों को तोड़ा, एक को तोड़ के दूसरे के साथ लगाया, इलेक्शन के अमल को बुरी तरह मुतासर किया, फिर इलेक्शन के बाद भी हुकूमतें बनाने के लिए पूरा उसमें हिस्सा लिया। तो उस सबक को सीखते हुए ज़रूरी है कि 2023 के जो इंतखाबात हैं वो हकीकी मानों में साफ, शफाफ और गैर आइनी मुदाखलत से पाक हों। उस पर हम बात करने के लिए हमेशा तैयार है और सेनेट ऑफ पाकिस्तान एक बड़ा मौकर फोरम है इन मुज़ाकरात के लिए। अच्छा, ये फरमाइएगा कि बिलावल भुट्टो साहब ने कुछ नाराज़गी का इजहार किया, कराची में एक तकरीब थी, सैलाब ज़दगान को कुछ बीज दे रहे थे, एग्रीकल्चर से मुतालिक तकरीब थी, उन्होंने कुछ नाराज़गी का इजहार किया कि हुकूमत में रहना हमारा मुश्किल हो जाएगा कि अगर उन तमाम मुतालबात को, उन तमाम बातों को पूरा नहीं किया गया कि जिसकी वफाकी हुकूमत ने, जिसका वो खुद भी हिस्सा है, कि जो वादे किए गए थे। तो कहीं पर इत्तेहादियों के दरमियान नाराज़गी भी है, क्योंकि MQM के बयानात भी, गो के मैं MQM को बड़े करीब से भी जानता हूँ, मेरा खुद भी ताल्लुक कराची से है, लेकिन MQM के बयानात भी जो है वो बता रहे हैं कि उनको मेल है पीपल्स पार्टी के साथ। तो ये मसाइल इत्तेहादियों के दरमियान किस हद तक संजीदा है? मुस्लिम लीग नून इसके ऊपर क्या समझती है? जी, हम तो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं और पूरी कोशिश की है कि खैबर पख्तूनख्वा के अलावा और अब पंजाब के अलावा जो 2 हुकूमतें मौजूद हैं सिंध में और बलूचिस्तान में, उनको हम साथ लेकर चलें। ये एक नया तजर्बा है पाकिस्तान में, इतनी जमातों का साथ इकट्ठे चलना, और वो जमातें जिनमें आप कह सकते हैं कि बाएं बाजू की लेफ्टिस्ट नेशनलिस्ट जमातें भी हैं, दाएं बाजू की मजहबी जमातें भी हैं, सेंटर की भी पार्टियां हैं सिंध और पंजाब से। तो चारों सूबों की तमाम जमातों का होना, उससे ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो हम कैसे कहते हैं कि फ्रिक्शन तो होगी एक दूसरे के साथ। लेकिन अभी तक हमने काबीना में देखा है कि हमेशा एक बेमिसाल इत्तेहाद सामने आया है शहबाज शरीफ की लीडरशिप के बारे में, और सब पर इत्तेफाक है और बड़े मुश्किल तरीन फैसले इस काबीना ने किए हैं, लेकिन तमाम जमातों ने उसके साथ एग्री किया है और प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट किया है। अच्छा खुर्रम साहब, आपको लगता है कि हुकूमत कुछ परेशानी का शिकार है इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के हवाले से? आप 4 पुलिस एहलकार अगर जमान पार्क भेजेंगे और जहां आपको पता हो कि बाहर एक बड़ा मजमा मौजूद है, तो शायद गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी, वो एक सियासी शो ज़रूर हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा रिलेक्टेंट नजर आ रही है हुकूमत गिरफ्तारी के हवाले से खान साहब की, कि अगर गिरफ्तारी ज़रूरी है तब? इमरान खान साहब की गिरफ्तारी आइन और कानून के मुताबिक होगी और उस तरह नहीं होगी जिस तरह उन्होंने मुस्लिम लीग नून के दर्जनों लीडरों को बग़ैर किसी सबूत और शवाहिद के 22-22 महीने जेल में डाले रखा, या राना सनाउल्लाह की तरह उनको मौत की कोठड़ियों में बंद रखा, उन पर टॉर्चर किया। तो जब भी हमारे पास सबूत और शवाहिद मौजूद होंगे, और ऑलरेडी अब उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट मौजूद हैं फील्ड में, तो उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। लेकिन इमरान खान की गिरफ़्तारी एक साइड शो है। गवर्नमेंट का पूरा फोकस इस वक्त रमज़ान में अवाम को रिलीफ देने पर है। हमारा पूरा फोकस जो है, जो सैलाब में जो लोग मुतासर हुए थे उनको रिलीफ देने में है। हमारा पूरा फोकस जो है कि जल्द अज जल्द IMF का मुआहदा करके जब इनफ्लोज आते हैं डॉलर के, तो पाकिस्तान में महंगाई को कंट्रोल करने में है। और हम तो फोकस इस बात पर है कि पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी के टुकड़े इमरान खान छोड़कर गए हैं उन्हें जोड़कर दोबारा बहाल किया जाए। तो असल तो हमारी तो जो मेन फोकस है वो पाकिस्तान की हाकमियत है, पाकिस्तान के अवाम की खिदमत है, जिसमें बिलाशुबा हमें बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। बहुत जगह हमें वो कामयाबी हासिल नहीं हुई जो हम हासिल करना चाहते थे। लेकिन इमरान खान की गिरफ्तारी बिल आखिर एक साइड शो है, असल फोकस अभी भी अवाम की खिदमत है और अवाम की फलाह है। खुर्रम साहब, आपने अवाम की खिदमत की बात की, 2 चीज़ें मुझे अलग अलग बताइएगा, मैं एक एक करके पूछ लेता हूँ बल्कि आपसे। IMF के साथ जो मुआहदा है, डार साहब ने कहा कि वो तकरीबन पूरा हो चुका है, इसका मतलब ये है कि हम स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के करीब होंगे। दूसरा, आपका तबसरा इस हवाले से क्या है कि IMF का रवैया खासतौर पर हमारे साथ, ये जो मुआहदा था डार साहब की मौजूदगी के अंदर,
इसमें जो है वो कुछ रवैया बड़ा सख्त नजर आया कि वो चाहते थे कि पहले एग्जीक्यूशन उन तमाम मामलात की, उन तमाम वादों की कि जो हम उनसे कर रहे हैं, और उसके बाद स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की तरफ जाएं, जिसके बाद भी अंदाजा यह है कि 1 महीना लग ही जाता है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बाद किस्त पहुंचने तक, और उसके बाद फिर दोस्त ममालिक के करीब आने तक। फिर पाकिस्तान ने जून के अंदर जो है वो आगे रीपेमेंट भी कर्जों की करनी है। तो मईशत की अगर सारी सूरत हाल के ऊपर इस वक्त आपके ज़हन में क्या चीज़ें आती हैं कि हम कहाँ पर खड़े हैं? क्योंकि जरदारी साहब ने कहा डिफॉल्ट हो भी जाए तो कोई बड़ा मसला नहीं, और बड़ा अहम हिस्सा है वो। इससे पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा कि डिफॉल्ट जो है वो पाकिस्तान टेक्निकली कर चुका है। तो तबसरा क्या करेंगे मईशत पे लोगों को रिलीफ देने के हवाले से? जी, सबसे पहले जो आपका सवाल है IMF के बारे में, IMF ने जितने भी प्रायर एक्शंस यानी दोबारा माहदे के आगाज़ से पहले जो जितने भी अमल उन्होंने कहे थे वो ये हुकूमत कर चुकी है। आइन साजी के हवाले से भी, जो कुछ कानून बनने थे उसके हवाले से भी, और जो मुख्तलिफ महकमों में मालियाती तौर पर डिसिप्लिन कायम करना था वो सब के सब मुकम्मल हो चुके हैं। तो लिहाजा अब कोई रुकावट नहीं रहेगी, और मुझे ये कवी उम्मीद है, अगरचे हम काफ़ी देर से ये तवक्को करके बैठे हुए, लेकिन फाइनली अब तमाम जो एक्शंस थे उन पर अमल दरामद हो चुका है। तो मुझे ये एक्सपेक्टेशन है कि इंशाअल्लाह ये जो अगला हफ्ता आगाज़ होगा मंडे से, उसके पहले चंद दिनों में ये हो जाएगा। दूसरा ये है कि IMF का जो बिहेवियर था इस दफ़ा इस गवर्नमेंट के साथ, उसके अंदर 2 मेजर फैक्टर्स हैं। एक मेजर फैक्टर ये है कि इमरान खान ने उनके IMF के हाथ जला दिए थे। जो भी उन्होंने एग्रीमेंट किया पिछले साल फरवरी में, एग्रीमेंट की बहाली के लिए जो कहा कि जी हम दोबारा से इस पर शुरू करेंगे, उसको इमरान खान ने 1 महीने से कम अरसे में भी फाड़ कर फेंक दिया। और पिछला रिकॉर्ड भी जो 2019 में का वायदा था, जो आपके नाजरीन को ये समझाना ज़रूरी है कि ये मुस्लिम लीग नून या जो मखलूत हुकूमत है उसने कोई नया मुआहिदा IMF से नहीं किया। अभी भी हम उस प्रोग्राम पर अमल कर रहे हैं जो 2019 अप्रैल में इमरान खान ने दस्तखत किए थे जिस पे। बिल्कुल ठीक। लेकिन इस दफ़ा बिहेवियर इसे सख्त था कि एक तो फरवरी 2022 में जो इमरान खान का अमल था जिससे IMF को बहुत धचका पहुंचा, दूसरा हमें तमाम निगोशिएशंस हैं ये मगरबी दुनिया के अफगानिस्तान से निकल जाने से बाद में हो रही हैं। बिल्कुल। तो वहां जो है उस तरह सॉफ्ट कॉर्नर पाकिस्तान के लिए नहीं है। ये एक नई रियलिटी है जिसमें हमारे दोस्त भी ये कहते हैं कि हम आपको सपोर्ट करने से पहले IMF प्रोग्राम का इंतजार करेंगे। तो हमें उसके साथ डील करना है, और ये जो पहले से बहुत ज़्यादा सख्त हालात है, मसलन मुस्लिम लीग नून का जो 2013 से 16 का जो हमने IMF का मुआहिदा बड़ी कामयाबी से मुकम्मल किया था, जिसके दौरान हमने हर साल इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाई, महंगाई को कम किया, आज वो मुमकिन नहीं है। बैनुल-अक़वामी हालात बदल गए हैं, जियो स्ट्रेटेजिक हालात बदल गए हैं, और इमरान खान की जो की हुई तबाही है उसको हम समेटने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। खुर्रम साहब, एक आखिरी चीज़ मईशत के हवाले से, उसके बाद मैंने मियाँ साहब की वापसी के हवाले से आपसे पूछना है। ये फरमाइएगा कि आपका जो सेक्टर है, आपकी वजारत से मुतालिक सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर या पावर सेक्टर उसको कह लें, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को नुकसान अगर कागज़ों के ऊपर देखा जाए या बयान किया जाए या IMF के मुतालबात में देखा जाए तो पावर सेक्टर से मुतालिक है। तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं कि जिसकी बुनियाद पर IMF के पैकेज को हम समझें कि उनके लिए रास्ता आसान हुआ है समझने को पाकिस्तान की मईशत? जी, IMF ने 2 मुतालबात किए थे। एक तो जो पिछले साल सैलाब आया था उस दौरान हमने जो फ्यूल सरचार्ज मौखर किया था, IMF ने यह कहा कि आप उसको हासिल करें अपने कंज्यूमर से। तो लिहाजा ये मार्च से जून के दरमियान वो जो मौखर शुदा सरचार्ज है वो हासिल किया जाएगा। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो पिछले हमारी हुकूमत बहुत पहले के जो पावर सेक्टर के जो लोन्स थे उनके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है उसके ऊपर जो वसूली का अमल है उसको तेज़ किया जाए। तो वो मार्च से जून के दरमियान उसे भी उसमें भी हासिल किया जाए। और उन्होंने आखिरी मुतालबा जिसकी वजह से कुछ ताख़ीर हुई वो ये था कि वो ये कहते हैं कि प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद यानी 30 जून 2023 के बाद भी जो ये जो इंटरेस्ट रेट का रिट्रीवल है उसको कायम किया जाए। तो वो भी हमने फॉर्मुलेट कर दिया है और उसको हमने लागू कर दिया है। तो ये हमने जो हमारे हवाले से जो सारे इश्यूज थे कि भी जो सर्कुलर डेट है उसकी जो बढ़ने की रफ्तार है उसको कम किया जाए, उसको हमने तकरीबन 1/3 कर दिया है पिछले सालों के मुकाबले में। तो जो उस लिहाज से तो अब IMF के लिए कोई ऐसा
प्रायर एक्शन नहीं रहा जो हमने मुकम्मल ना किया हो। और दूसरा ये है कि उसके साथ ही हमने IMF को ये समझाया है कि हमने इसी साल में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अपने कोयले से 2000 मेगावाट बिजली जो है जो ऐड की थी। ये सब वो प्रोजेक्ट्स हैं जो पिछली हुकूमत में आगाज़ किया गया था 2017 में, 2018 में, वो अब मैच्योर हो गए। तो 2000 मेगावाट इजाफी बिजली इंशाल्लाह सिस्टम में आएगी, तो पहले से बहुत बेहतर पाकिस्तान की जो बिजली की ओवरऑल कीमत है उसको भी कंट्रोल कर रहे हैं। खुर्रम साहब, एक आखिरी जवाब दे दीजिएगा, मियां साहब वापस कब आ रहे हैं? क्या इलेक्शन अगर 30 अप्रैल को होते हैं तो उससे पहले मियां साहब पाकिस्तान होंगे? जी पार्टी का मुतालबा है और हमारी ये तवक्को है कि इंशाल्लाह वो जो पार्टी की इलेक्शन कैंपेन है उसकी क़यादत खुद करेंगे। जी बहुत शुक्रिया। खुर्रम दस्तगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, आज़ाद दीजिएगा।